नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित राजवंशी और आज हम रैफल्स एनजीओ पे बची हुई पेंटिंग्स को चर्चा करने के लिए फिर हाजिर आए हैं। और अब तक हमने रैफल की समूह चित्रण और उसके अलावा मैडोना एंड चाइल्ड सीरीज़ के ऊपर चर्चा की। मैडोना एंड चाइल्ड सीरीज़ में उनकी सिस्टीन मैडोना बहुत ही फेमस पेंटिंग थी। उसके अलावा हमने उनके अन्य कार्यों पर भी बात की, उनकी तकनीक संबंधी, उनके विषय से संबंधित बातों पर चर्चा की। आज हम उनकी एक और फेमस पेंटिंग डिपोजिशन ऑफ क्राइस्ट, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे और उसके संदर्भ में हम उसकी तकनीकी जानकारी के अलावा उसके इतिहास से संबंधित और प्रमुख इतिहासविज्ञ वसारी ने उसके बारे में क्या कहा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। डिपोजिशन ऑफ क्राइस्ट इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पेंटिंग है और इसको उनके गुरु पेरुजिनो ने भी बनाया था। तो आइए हम उनके इस पेंटिंग के बारे में, डिपोजिशन ऑफ क्राइस्ट, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। हम आज पढ़ेंगे रैफल्स एनजीओ की फेमस पेंटिंग द डिपोजिशन ऑफ क्राइस्ट। डिपोजिशन ऑफ क्राइस्ट जो पेंटिंग सन 1507 में बनी थी, और अगर इसकी डिटेल्स की बात करें तो ये ऑयल ऑन वुड इसका मीडियम है और इसका साइज़ है 184 सेंटीमीटर बाय 176 सेंटीमीटर, यानी कि 72 इंच बाय 69 इंच, 72 इंचेस बाय 69 इंचेस। तो काफ़ी बड़ा साइज़ है और वर्तमान में ये जो पेंटिंग है ये गैलरी बोर्गिस रोम में है। और ये पेंटिंग काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि ये एक तो कॉमन सब्जेक्ट है और इसको जो कई नामों से जाना भी जाता है, या फिर कई आर्टिस्ट ने इसको अलग अलग इस थीम को लेकर अलग अलग टाइटल से इसको पेंट किया है, जैसे एंटोम्बमेंट ऑफ क्राइस्ट या लेमेंटेशन ऑफ क्राइस्ट, और ये जैसे डिपोजिशन ऑफ क्राइस्ट। तो ये इनका जो जब क्राइस्ट को क्रॉस पे चढ़ाया था, सूली पे चढ़ाया था, तो उसके बाद जो इस प्रक्रिया को क्रूसिफिकेशन बोलते हैं, उसके बाद जब उनको नीचे उतारा जाता है और फिर नीचे उतार के फिर उनको बरी किया जाता है, दफन किया जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में जो लास्ट वाली स्टेज है वो है डिपोजिशन। तो ये उसी सब्जेक्ट को लेके पेंटिंग बनी है। और अगर हम पेंटिंग की बात करें तो ये पेरुगिया या पेरुजिया जो इनके गुरु की नगरी थी, उस गुरु की नगरी में इन्होंने इस पेंटिंग को बनाया था। और एक तरह से जो इनके गुरु से जो इन्होंने सीखा, अपने मास्टर से जो सीखा, वह चीज़ें इन्होंने इसमें, जैसे कि प्रकृति, नेचर का इन्होंने बहुत सुंदर उपयोग किया। और इस पेंटिंग को, इसी सब्जेक्ट को उनके गुरु, उनके मास्टर पेरुजिनो ने भी पेंट किया था, पेरुजिनो ने। तो हम अगर ये पेंटिंग आप देख पा रहे हैं अभी, और इसमें अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें जो क्राइस्ट हैं वो मरना स्थिति में है, और जो मैरी मैगडेनिल हैं वो उनका हाथ पकड़ के उनको देख रही हैं या संभाल रही हैं, और जो वर्जिन मैरी हैं वो पीछे इस दुख को सहन नहीं कर पाई और वह बेहोश है। ये वर्जिन मैरी हैं। और उसके अलावा ये जो हैं वो मैरी मैगडेनिल हैं।
इसके अलावा एक कैरेक्टर और है, वो है सेंट जॉन। ये सेंट जॉन है। और एक है निकोडेमस, ये निकोडेमस है। तो मूल रूप से ये 4 कैरेक्टर हैं। और क्राइस्ट जो ये मध्य में है, ये इनको जब क्रूसिफिकेशन किया था और उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद की ये स्थिति उन्होंने पेंट की है। तो एंटोम्बमेंट ऑफ क्राइस्ट जो इनके गुरु ने पेंटिंग बनाई थी, और हम एक बार उनके गुरु की भी पेंटिंग देखते हैं, जिससे हमें अंदाज़ा होएगा कि उनकी कौन सी पेंटिंग है। ये जो पेंटिंग आप देख पा रहे हैं, ये उनके गुरु की पेंटिंग है, पेरुजिनो ने भी सेम सब्जेक्ट पेंट किया था। और इसमें हम देख सकते हैं कि उनको किसी कुर्सी या इस तरह की कोई बैठने वाली जगह पे उनको लेटा मतलब ऐसी स्थिति में रखा है कि आधे लेटे में, और पीछे से उनको जो है सहारा दिया हुआ है। अब इसके अंदर भी आप देखेंगे तो लगभग वही कैरेक्टर मिलेंगे। ये जो है वो मैकडर्निल हैं, और मदर मैरी हैं इधर, ये मदर मैरी हैं। और इसके अलावा जो एक और कैरेक्टर थे, वो है जो सेंट जॉन, ये सेंट जॉन है। तो इसमें भी पीछे प्रकृति दिखाई है, पीछे पहाड़ है, नदी है और पेड़ पौधे हैं। और ये कंपोजिशन में भी बीच की अवस्था जो है उसके अंदर प्रकृति ज़्यादा दिखाई दे रही है, और दाएं और बाएं दोनों तरफ जो है पहाड़, जो नज़दीक के पहाड़ है और पीछे डिस्टेंस में दूर के पहाड़ हैं। तो अब इन्होंने इस पेंटिंग को भी देखा और इससे उन्होंने प्रेरणा ली, और प्रेरणा लेने के बाद इन्होंने इस सब्जेक्ट के लिए कई सारे स्केचेस बनाए। जैसे इन्होंने इसमें इनको बैठा रखा है किसी चीज़ पे, उसकी जगह इन्होंने इसमें अगर आप देखें तो उठा हुआ दिखाया। तो पहले जो इसके लिए कई सारी इन्होंने ड्राइंग्स बनाई, और पेरुजिनो, लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो तीनों से ही इन्होंने ऑब्ज़र्व करके प्रेरणा ली, और उसके बाद इन्होंने इसकी काफ़ी सारी ड्राइंग्स बनाई। तो ये इसमें आप देख सकते हैं कि कंपोजिशन जो है, जो पेरुजिनो का कंपोजिशन है, उसमें 2 तरह के ग्रुप हैं। एक ग्रुप है जो ये बैठे हुए व्यक्तियों का है, और एक ग्रुप जो है वो खड़े हुए व्यक्तियों का है। तो ये 2 तरह के ग्रुप हैं। अब इसमें अगर हम कंपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये ग्रुप जो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया है ना। इसमें फिगर्स जो स्पेस का प्रॉपर यूज़ होना चाहिए वो यूज़ नहीं हो पा रहा। और जहाँ पे पेरुजिनो ने जो आई लेवल लिया था वो लगभग ये आई लेवल था, और इनका आई लेवल ये आई लेवल है। तो मतलब इनका जो होराइज़न है इसमें काफ़ी ऊंचा चला गया, और जो दृश्य पीछे का दिखने का है जो वो इतना दिख नहीं पाता। इसके लिए इन्होंने फिर कुछ और ड्राइंग्स की, जिसमें ये भी आप देख सकते हैं, ये भी एक ड्राइंग है। ये जो ड्राइंग है ये लगभग जो बना है उसके आसपास की ड्राइंग हो गई, जो पेंटिंग फाइनल हुई है। इसमें भी ये क्राइस्ट बीच में है, और ये कैरेक्टर जो है ये इनको पीछे से पैरों से पकड़े हुए हैं, या एक लीलन की जो चादर होती है, कपड़ा होता है उससे, और इधर ये पीछे दूसरा कैरेक्टर है। पर यहाँ पे भी वही समस्या आ रही है कि जो कंपोजिशन है वो बड़ा कंजेस्टेड सा है। जो फिगर्स हैं, दूसरे फिगर्स हैं, वो सब अच्छे से दिख नहीं पा रहे, और कंपोजिशन के बीच में जो दृश्य के बीच में जो एक विस्तार आना चाहिए वो विस्तार नहीं आ रहा। फिर इन्होंने इस कंपोजिशन को इस रूप में
फाइनलाइज करना शुरू किया। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें जो फिगर्स हैं सब बिखरे बिखरे से थोड़े नज़र आ रहे हैं, और जो पेरुजिनो की पेंटिंग में जो दृश्य था उसमें सब स्थिर भाव से थे, सब खड़े, लगभग कुछ एक ग्रुप खड़ा हुआ है, एक ग्रुप बैठा हुआ है, इनमें मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा। जबकि यहाँ पे आप देखेंगे कि एक स्वाभाविकता, एक मूवमेंट कंपोजिशन में नज़र आ रहा है। इसके बाद अगर हम पेंटिंग की डिटेल्स की बात करें तो इसमें ये जो ये फिगर है, ये फिगर ये पहले जो मूल रूप से दूसरी पेंटिंग में ये फिगर कहीं और बनाया है इन्होंने। इसकी जो फेस लिया है वो कहाँ से लिया, इसके बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं कि ये एक माइकल एंजेलो का एक आधा बना हुआ स्कल्पचर था। उस आधे हुए बने हुए स्कल्पचर से प्रेरणा लेके इन्होंने ये फॉर्म या ये फिगर बनाया है। तो इसमें एक चीज़ और जो हम आगे वापस पेंटिंग देखेंगे तब आएगी कि ऐसा ही एक और फिगर उनके गुरु पेरुजिनो ने भी बनाया था। तो कैसे चीज़ों को हम मिलान कर सकते हैं पहले और बाद की पेंटिंग्स या काम को कंपेयर करके कि किसने किससे प्रेरणा ली होगी। तो ये इस तरह से इन्होंने इस पेंटिंग के लिए लगभग 2 साल काम किया, ड्राइंग्स बनाई। और अब ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो इस तरह के सब्जेक्ट जो डिपोजिशन ऑफ क्राइस्ट या एंटॉम्बमेंट ऑफ क्राइस्ट, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं पहले भी पेंट हुए थे। पर आप देख सकते हैं कि इसमें कंपोजिशन, नेचर, ना तो कंपोजिशन में वो बात है, ना नेचर पीछे दिखाई दे रहा है। एक ये देखें, ये भी जो है इसके अंदर भी वो कंपोजिशन, इसमें नेचर को काफ़ी अच्छे से दिखाया हुआ है, पर वो जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट, वो कहीं ना कहीं गौण हो गया है। और ये जो है ये बात की मोज़ेक पीरियड की है और मणिकुट्टम या मोज़ेक पेंटिंग है, तो ये उस टाइम की है। और ये वाली जो आप पेंटिंग देखेंगे, ये कैरावेज्जो, जो कि 17वीं शताब्दी के कलाकार थे, 17वीं शताब्दी के, उन्होंने ये पेंटिंग बनाई है। अब इस धीरे धीरे परिवर्तन, एक ही विषय को कितने कलाकारों ने किस तरह से पेंट किया है, इसके अंदर और ज़्यादा स्वाभाविकता, क्योंकि ये बाद के पीरियड की है और सब कलाकार एक दूसरे से सीखते हुए, एक दूसरे से प्रेरणा लेते हुए इस स्थिति में पहुँचे। तो ये तो प्रोग्रेस है। और अब ये पेंटिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, मूल पेंटिंग, अब इसमें मैं जो फिगर, एक दाढ़ी वाला फिगर की जो मैं बात कर रहा था, आप देखेंगे तो ये जो फिगर है ये भी दाढ़ी वाला वो फिगर है। और अगर मूल पेंटिंग में हम बात करें रैफेल की, तो उसके अंदर ये दाढ़ी वाला फिगर ये सेंट जॉन के रूप में आ गया है। तो कहीं ना कहीं फॉर्म्स और फिगर्स का रिपीटिशन है, चाहे वो माइकल एंजेलो के काम से कंपेयर करें, चाहे पेरुजिनो के काम से कंपेयर करें। तो इस तरह से ये कोई भी जो इनको वर्क मिलता था या काम करते थे, उसके लिए पहले कई सारी ड्राइंग्स बनाते थे, उस पर काम करते थे। अब यहाँ अगर हम देखें कंपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कंपोजिशन में स्पेस का प्रॉपर यूज़ हुआ है कि प्रकृति जो है वो भी, ये पीछे के भाग में प्रकृति दिखाई दे रही है, जो कि एक तरह से जो घटना हुई, जो क्रूसिफिकेशन हुआ है, उसको भी उसकी चीज़ें भी बताती है। और पेंटिंग को अगर हम इसके बारे में वसारी ने कहा है कि पेंटिंग का दृश्य वास्तव में ना तो डिपोजिशन का है और ना ही एंटॉम्बमेशन या एंटॉम्बमेंट का है, क्योंकि एंटॉम्बमेंट क्रूसिफिकेशन के बाद यहाँ हुआ था। और जो ये वाला पहाड़ है, ये पृष्ठभूमि में अगर हम देख रहे हैं तो जो दाएं वाला जो ये भाग है, ये माउंट कलवारी है, क्रूसिफिकेशन और डिपोजिशन का स्थान। और बाईं ओर जो ये भाग जो है,
ये है वह गुफा है जहाँ एंटॉम्बेशन या एंटॉम्बमेंट होगा, है ना। तो ये जो क्रूसिफिकेशन और डिपोजिशन, तो ये मध्य की स्थिति है एक तरह से, जहाँ दोनों चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और विषय की दृष्टि से हम इस चीज़ को ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। पर अगर इसकी डिटेल की हम बात करें तो ये देखिए, ये जो क्रूसिफिकेशन जहाँ हुआ ये वो पार्ट है। अगर हम यूँ देखते हैं तो पेंटिंग में हमें प्रकृति नज़र आती है, पर जैसे ही हम, क्योंकि काफ़ी बड़ी पेंटिंग है तो इसमें काफ़ी डिटेल्स दे रखी हैं। यहाँ ये आपको जो क्रॉस नज़र आ रहा है क्रूसिफिकेशन जहाँ हुआ। और ये अब अगर हम कंपोजिशन में फिगर्स की बात करें, इस पेंटिंग के लिए वसारी ने जो कहा है कि ये ऐसी होली पेंटिंग है, दिव्य पेंटिंग है, जिसमें मृत मसीह का या डेड क्राइस्ट का रीबर्थ हो रहा है या जन्म हो रहा है, या वो फीलिंग आ रही है। इसमें जो है एक फ्रेशनेस है पेंटिंग में और एक लव है। उन्होंने खुद जो वसारी हैं वो रैफल के लिए लिखते हैं कि उन्होंने खुद इस दुख को महसूस करके चित्रण किया है। मतलब जो क्राइस्ट के जो परिजन हैं या जो मित्र हैं या जो शुभचिंतक हैं, उन्होंने किस तरह से दुख को महसूस कर रहे होंगे, वो भावनाएं उन्होंने खुद ने महसूस की और उसको पेंट किया। अब ये जो इसमें मैकडर्निल जो हैं, उनके चेहरे के भाव देखें तो उसके अंदर वह दुख के भाव नज़र आ रहे हैं। और ये जो वर्जिन मैरी है, इनको 3 जो है मैरी उन्होंने पकड़ रखा है, मतलब ये दुख के कारण बेहोश हो गई हैं। और ये सेंट जॉन जो जिन्होंने इनको पकड़ भी रखा और बड़े दुख में एक तरह से जैसे सर को झटक दिया है। और पीछे ये निकोडेमस है। अब इसमें एक चीज़ देखने को लायक और है कि जो ये पीछे के ये 2 पैर हैं, एक ये पैर और एक ये पैर। अब ये कायदे से निकोडेमस का पैर है और ये जो है सेंट जॉन का पैर है। और तो ये इन दोनों की पोजीशन इस तरह से है कि इन दोनों ही कैरेक्टर सेंट जॉन और निकोडेमस, इन दोनों का दूसरे पैर नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि ऐसी स्थिति है कि वो हम उनके दोनों पैर नज़र नहीं आ पा रहे। तो वो क्या कर रहे हैं, कैसी स्थिति है, ये थोड़ा सा अजीब सा दृश्य इस मामले में नज़र आ रहा है। तो वसारी ने इनके चित्र के बारे में कहा कि इस चित्र में लव, आर्ट और ग्रेस का भाव है, ग्रेस की फीलिंग है। उन्होंने इसको जो है एक पवित्र पेंटिंग के रूप में इसकी व्याख्या की है। और इसके अलावा जो मैकडर्निल, अगर हम कलर्स की बात करें तो जो उन्होंने रैफल की पेंटिंग्स में रेड कलर, ब्लू कलर और येलो कलर और ग्रीन, इन सब का बहुत अच्छे से प्रयोग होता है, किया है। और उन्हीं का संयोजन में वो बैलेंसिंग हमें नज़र आती है। और जो फ्लैश टिंट है या जो शरीर का, जीवित शरीर का कलर है और मृत शरीर के कलर में हम अंतर महसूस कर सकते हैं। ये जैसे इन्होंने, मेरी मैकडर्निल ने इनका हाथ पकड़ रखा है, तो इसमें तो इतनी डिटेल नज़र नहीं आ रही, फिर भी अगर आप देखेंगे तो ये क्राइस्ट का हाथ है, क्योंकि ये मृत हैं तो जो चमड़ी का रंग है वो पीला पड़ रहा है। और ये मेरी मैकडर्निल का हाथ है, जिसके अंदर वो लाइवनेस, वो जीवंतता रंगों के माध्यम से उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। तो कंपोजिशन के हिसाब से और विषय के हिसाब से ये पेंटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनके गुरु पेरुजिनो ने, जो कि पेरुजिया या पेरुकिया के रहने वाले थे, वहीं इन्होंने ये पेंटिंग बनाई है। और 1507 जो इनके अम्ब्रियन पीरियड या और फ्लोरेंटाइन पीरियड, उसकी फ्लोरेंटाइन पीरियड की है और अम्ब्रियन पीरियड के बाद की स्थिति है। और इसके अंदर हम कलर्स
फॉर्म्स, कंपोजिशन, स्टोरी और फीलिंग, भाव की दृष्टि से भी ये पेंटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके लिए इन्होंने कई सारी ड्राइंग्स बनाई और इससे पहले भी जो पेंटिंग्स बन चुकी हैं उनको भी हमने देखा। तो ये मूल रूप से ये पेंटिंग है और इसके अंदर वही आप देखिए पीछे प्रकृति कितना डिटेल में, ये दूरदृश्य लघुता है ना, वातावरणीय जो एटमॉस्फेरिक जो पर्सपेक्टिव है वो नज़र आ रहा है। पेड़ है, बादल हैं, प्रकृति पे बहुत काम किया। उससे पहले प्रकृति को पेंटिंग में इतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जाता था। तो ये सब पेंटिंग की डिटेल्स हमने पढ़ी। ये जॉर्जियो वासारी का जो कमेंट है इस पेंटिंग के बारे में वो है, और काफ़ी इन्होंने इसको भावात्मक रूप से इमोशनल होके ये पेंटिंग बनाई रैफल ने, ये उनका कहना है। तो हमने आज इस पेंटिंग को पढ़ा और आगे हम दूसरी पेंटिंग पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज हमने रैफल की डिपोजिशन ऑफ क्राइस्ट फेमस पेंटिंग के बारे में जानकारी हासिल की। हमने देखा कि किस तरह से रैफल अपने गुरु पेरुजिनो, उसके अलावा माइकल एंजेलो और लियोनार्डो से सतत प्रेरणा पाते रहे और उन्होंने अपने संयोजन में जो गतिशीलता प्रदान की वह उनकी इसी जिज्ञासु प्रवृत्ति का परिणाम है। वो बहुत ही अच्छे कलाकार थे और बहुत ही जल्दी दूसरों को ऑब्जर्व करके अपनी पेंटिंग में उन तत्वों को समाहित कर लेते थे और यही उनकी जो क्वालिटी थी वह उन्हें बहुत जल्दी प्रसिद्ध कलाकार बनाने में सहायक हुई। और उनकी इसी प्रवृत्ति की वजह से वह इटली के हाई रिनेसां पीरियड के सबसे यंग, सबसे युवा कलाकार के रूप में बहुत जल्द प्रसिद्ध हो गए और उन्होंने अपना हाई रिनेसां पीरियड की कलाकारी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। हम उनसे जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण पेंटिंग्स के बारे में आने वाले लेक्चर्स में चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।